we will now see our last part of semiconductor devices of our syllabus, which is transistor. ट्रांजिस्टर वैसे ही सेमीकंडक्टर के एन टाइप, पी टाइप और एन टाइप रीजन से बना हुआ डिवाइस है. द स्टडी ऑफ ट्रांजिस्टर इज इन इटसेल्फ इज अ ह्यूज स्टडी. एक बड़ा ट्रांजिस्टर पे हम लोग बुक का बुक भी पढ़ सकते हैं. बट जो हमारे सिलेबस में है दैट इज द वेरी बेसिक knowledge and very basic functioning of a transistor. Here we will not be able to understand fully because much of the transistor is out of the scope of our syllabus. जो much of the understanding है वो हमारे syllabus के बाहर का है. तो अगर किसी को ट्रांजिस्टर में बहुत ज्यादा समझने का जरूरत है then you can read the book Electronic Devices and Circuits. Electronic Devices and Circuits is a standard book for understanding of semiconductor devices, most importantly the transistor. बहुत सारे types of transistor है, इतना मोटा बुक रहेगा, तो that is another book. But some basic preliminary understanding of transistor we will do in our syllabus as we start now. So let us first start with two types of transistor. One is NPN transistor, another is पीएनपी ट्रांजिस्टर. एक हमारे पास है एनपीएन ट्रांजिस्टर, दूसरा है पीएनपी ट्रांजिस्टर. तो लेट अस फर्स्ट सी एनपीएन ट्रांजिस्टर. तो अगर मैंने एन टाइप रीजन लिया, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर हम लोग को याद है, इसमें कौन सा इंप्यूरिटी था? इसमें फॉस्फोरस वाज वन ऑफ द इंप्यूरिटी. फॉस्फोरस ऐड कर सकते हैं हम लोग. फिर उसके बाद हम लोग एक पी टाइप इंप्यूरिटी लेते हैं. पी टाइप में हमारे पास कौन है इंप्यूरिटी? पी टाइप रीजन में वी हैव एल्यूमिनियम एज इंप्यूरिटी. इन आवर एग्जांपल वी टुक एल्यूमिनियम. और एक हम लोग ने कौन सा लिया? एन टाइप. एन टाइप रीजन में फिर से हमारे पास इंप्यूरिटी कौन सा होगा? वी विल हैव फॉस्फोरस एज अवर इंप्यूरिटी. हम लोग ने जो एग्जांपल लिया था उसमें एन टाइप में फॉस्फोरस था. तो ये एन टाइप रीजन, पी टाइप रीजन और एन टाइप रीजन तीनों को हम लोग वेल्ड कर दे या फ्यूज कर दे तो व्हाट रिजल्ट्स इज अ एनपीएन ट्रांजिस्टर. एनपीएन, एज यू कैन सी, एनपीएन ट्रांजिस्टर बन गया. तो यही मैंने यहां पे बताया है, एनपीएन ट्रांजिस्टर. अब देखो इसमें रीजन कैसे होगा, कौन सबसे बड़ा होगा? तो सबसे बड़ा होगा ये साइड विच इज नोन एज द कलेक्टर. कौन सबसे छोटा होगा? तो बीच वाला सबसे छोटा होगा. तो दैट इज कॉल्ड बेस. बी फॉर बेस, बी फॉर बेस. बीच में है तो हम लोग बीच में कैसे याद करेंगे उसको? बी फॉर बेस, बी फॉर बीच में. एंड फाइनली जो मॉडरेट साइज का है दैट इज एमिटर टर्मिनल. तो लेट मी रिवाइज द थ्री टर्मिनल्स ऑफ अ ट्रांजिस्टर. वी हैव थ्री टर्मिनल्स, नेमली एमिटर, बेस एंड कलेक्टर. तीन टर्मिनल है हमारे पास, एमिटर, बेस, कलेक्टर. नाम से ही हम लोग को समझता है एमिटर मींस एमिट कर रहा होगा. इट विल एमिट द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स. एमिटर एमिट्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स. मतलब क्या? अगर एन टाइप एमिटर है, कौन सा एमिटर है हमारे पास? एन टाइप. मान लो ये एन टाइप एमिटर टर्मिनल है, तो एन टाइप एमिटर विल एमिट मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स. एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है? नेगेटिव चार्जेस, इलेक्ट्रॉन्स. तो इलेक्ट्रॉन्स एमिट करेगा. अगर पी टाइप एमिटर होगा, मान लो अगर पी टाइप एमिटर लिया हम लोग ने, पी टाइप, तो अगर पी टाइप एमिटर का काम कर रहा है तो इट विल एमिट होल्स. तो वैसा हम लोग का ट्रांजिस्टर में एमिटर टर्मिनल विल एमिट either electrons or holes depending on whether it is n type or p type. देखो पहले ट्रांजिस्टर में हमारे पास एमिटर n टाइप है. एमिटर देखो कैसा है? n टाइप. तो ये क्या एमिट करेगा? इलेक्ट्रॉन्स. और दूसरे ट्रांजिस्टर में विच इज पीएनपी ट्रांजिस्टर, पीएनपी ट्रांजिस्टर में एमिटर टर्मिनल इज p टाइप. तो p टाइप मतलब ये होल्स एमिट कर रहा होगा. एक ट्रांजिस्टर में इलेक्ट्रॉन्स एमिट कर रहा है एमिटर, दूसरे ट्रांजिस्टर में होल्स एमिट कर रहा है एमिटर. एमिटर विल एमिट द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स. सेकंड इज बेस. बेस जो है वो बीच में होता है. जो एमिटर है उसका ऑपोजिट मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होगा यहां पे. तो ये हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर. एनपीएन में एन क्या है? एमिटर. तो एमिटर का उल्टा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर विच इज पी टाइप, ये किसके पास होगा? बेस के पास होगा. एंड यहां पे अगर हमारे पास पीएनपी ट्रांजिस्टर है तो पीएनपी ट्रांजिस्टर में एमिटर के पास है पी टाइप, तो पी टाइप, तो बेस के पास होगा उल्टा, मतलब एन टाइप. एंड फाइनली कलेक्टर एंड एमिटर हैव सेम मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स.
कलेक्टर एंड एमिटर हैव सेम मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। एमिटर के पास एन टाइप है तो कलेक्टर के पास भी एन टाइप होगा, इसीलिए तो हमने नाम ऐसा दिया है एनपीएन। एनपीएन मतलब पहला वाला एमिटर के लिए ले लो, बीच वो सेकंड वाला बेस के लिए ले लो क्योंकि वो बीच में है। एनपीएन, पी जो है वो बीच में है, तो बीच में है तो वो बीच वाला किसके लिए होगा? बेस के लिए होगा। तो एमिटर बेस कलेक्टर ऐसे याद रख लो। एनपीएन, एन स्टैंड्स फॉर एमिटर, P stands for base and N again stands for collector। तो emitter, base, collector, NPN ट्रांजिस्टर, ऐसा एक टाइप का ट्रांजिस्टर है। दूसरे तरह का ट्रांजिस्टर कौन सा है हमारे पास? PNP ट्रांजिस्टर। तो उसमें क्या होगा? एमिटर विल बी P, बीच में कौन है? N, तो बीच में मतलब बेस, बेस विल बी N टाइप। एंड फाइनली एक्सट्रीम, दूसरा एक्सट्रीम कौन है? कलेक्टर विच इज P टाइप। तो PNP ट्रांजिस्टर मींस एमिटर बेस कलेक्टर। तो ऐसा हम लोग का ये PNP ट्रांजिस्टर और NPN ट्रांजिस्टर दो तरह का ट्रांजिस्टर है। अब हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे कि व्हाई डू वी हैव साइज एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एमिटर, हाई है, लो है, व्हाटएवर। तो वो हम लोग रीजन के साथ थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं। तो देखो एमिटर का काम क्या है? एमिट करना। एमिटर एमिट्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, तो उसके पास बहुत सारा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होना चाहिए कि नहीं? एमिटर एमिट्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, जब उसके पास बहुत सारा होगा तभी तो वो एमिट करेगा। तो दैट मींस हाई कॉन्सेंट्रेशन रहना चाहिए। किसका? एमिटर के पास सबसे हाई कॉन्सेंट्रेशन चार्ज रहना चाहिए। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर सबसे ज्यादा किसके पास होना चाहिए? एमिटर के पास। रिमेंबर दिस फैक्ट, एमिटर एमिट करेगा। जैसे अगर कोई सेठ है वो पैसा देने वाला है, तो अगर उसके पास पैसा है बहुत सारा तभी तो वो देगा। तो सिमिलरली एमिटर इज एमिटिंग, वो एमिट कर रहा है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, वो दे रहा है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो जब उसके पास हाई कॉन्सेंट्रेशन में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होगा तभी तो वो देगा। तो दैट मींस हु हैज द हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर? आंसर इज एमिटर टर्मिनल। एमिटर टर्मिनल हैज द हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। देन कलेक्टर का काम क्या है? कलेक्ट करना। कलेक्टर का काम है कलेक्ट करना। तो वो जो एमिट हो रहा है वो कलेक्ट करने वाला भी तो बड़ा होना चाहिए। जो एमिट हो रहा है वो कलेक्ट करने वाला भी तो बड़ा होना चाहिए, तो उसके पास भी अच्छा खासा कॉन्सेंट्रेशन आएगा, तो उसका साइज भी बड़ा होगा। बहुत सारा चार्ज अगर उसको कलेक्ट करना है तो कलेक्टर का साइज कैसा होना चाहिए? कलेक्टर का साइज बड़ा होना चाहिए। तो हु हैज द बिगेस्ट साइज? बिगेस्ट साइज विल बी ऑफ द कलेक्टर। तो अगर हम लोग छोटा सा ऐसा टेबल बनाना चाहें तो व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ द टेबल? लेट अस सी। लेट अस फर्स्ट सी साइज एक पैरामीटर है हमारे पास, और दूसरा पैरामीटर कौन सा है? कॉन्सेंट्रेशन। साइज एंड कॉन्सेंट्रेशन दो पैरामीटर है। एंड किस किस के लिए देख रहे हैं हम लोग? एमिटर, बेस एंड फाइनली कलेक्टर। तो एक छोटा सा टेबल हम लोग बनाने का कोशिश करते हैं। तो हु विल हैव द हाईएस्ट साइज? ऑफ कोर्स कलेक्टर। कलेक्टर का साइज कैसा है? बिगेस्ट। बिगेस्ट साइज। कलेक्टर के पास साइज कैसा है? बिगेस्ट, क्योंकि उसको बहुत सारा चार्ज कलेक्ट करना है। बहुत सारा कलेक्ट करना है तो फिर साइज कैसा होगा? सबसे बड़ा। और एमिटर क्या कर रहा है? एमिट कर रहा है। तो एमिट कर रहा है तो उसका साइज भी अच्छा खासा होना चाहिए। बहुत सारा इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए उसके पास, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए और बहुत ही हाई कॉन्सेंट्रेशन भी होना चाहिए। तो इट शुड बी मोस्ट कॉन्सेंट्रेटेड। तो हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन किसके पास रहना चाहिए? चार्ज का, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एमिटर के पास। एमिटर शुड हैव हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन एंड उसका साइज कैसा होना चाहिए? उसका साइज भी बिग इनफ रहना चाहिए। हम लोग बोलेंगे मॉडरेट। मॉडरेट साइज होगा। एमिटर का साइज कैसा होगा? मॉडरेट। बेस तो बीच में है, वहां से सिर्फ चार्ज पास होना है। बेस कहां है? बीच में। उसका काम क्या है? सिर्फ चार्ज को पास होने देना। तो उसका साइज कैसा रहेगा? छोटा सा। छोटा सा साइज होगा, वहां से सिर्फ चार्ज पास हो जाएगा। तो बेस इज स्मॉल साइज। एंड वहां पे ये जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कैसा रहेगा? डोपिंग है वो कैसा रहेगा? लो, वेरी लो। वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि वहां से वो खुद का चार्ज रहेगा तो वो उसको ही पकड़ लेगा। अगर एन टाइप से पी टाइप में अगर इलेक्ट्रॉन्स जंप मार रहे हैं, अगर पी टाइप का हाई कॉन्सेंट्रेशन है तो इलेक्ट्रॉन्स वहीं अटक के रह जाएंगे। तो इसीलिए क्या, वो इलेक्ट्रॉन्स एमिटर से कलेक्टर से तक पहुंचना है। इलेक्ट्रॉन शुड बी गोइंग फ्रॉम एमिटर टू कलेक्टर। तो इन दैट केस बीच में जो बेस है वो बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन चार्ज नहीं रहना चाहिए, वो लो कॉन्सेंट्रेशन चार्ज रहना चाहिए। फाइनली कलेक्टर का कॉन्सेंट्रेशन कैसा होगा? मॉडरेट कॉन्सेंट्रेशन। मॉडरेट कॉन्सेंट्रेशन क्योंकि सबका सब एमिटर का इलेक्ट्रॉन्स तो वो कलेक्ट नहीं कर पाएगा,
नॉट ऑल द मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स ऑफ एमिटर विल बी कलेक्टेड बाय द कलेक्टर। थोड़ा कम होगा, थोड़ा कम कलेक्ट कर पाएगा, कुछ बेस की तरफ भी चले जाएंगे, तो इसीलिए क्या, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा उसका एमिटर से, तो वी विल कॉल इट स्लाइटली लेस देन एमिटर कॉन्सेंट्रेशन, वी कॉल इट मॉडरेट कॉन्सेंट्रेशन। तो देखो हम लोग का टेबल कैसा बन गया, सबसे बड़ा साइज किसका होगा, सबसे बड़ा साइज होगा कलेक्टर का, बिकॉज उसको बहुत सारा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कलेक्ट करना है। सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन किसको होगा, सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा एमिटर का, बिकॉज उसको बहुत सारा एमिट करना है। और सबसे कम साइज किसका होगा, बेस का, क्योंकि वहां से तो सिर्फ उसका काम क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को पास होने देना, होल्स को पास होने देना, जो भी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है उसको पास होने देना। तो बेस का साइज कैसा है, स्मॉलेस्ट साइज, सबसे छोटा साइज बेस का है। और ऑफ कोर्स अगर सबसे छोटा साइज बेस का है, सबसे ज्यादा कलेक्टर का है, तो एमिटर का कैसा होगा, बीच का, मॉडरेट साइज। तो इज द साइज अंडरस्टूड नाउ, हाईएस्ट साइज कलेक्टर, लोएस्ट साइज बेस, मॉडरेट साइज एमिटर। नाउ कॉन्सेंट्रेशन, एमिटर को एमिट करना है, सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा, और मोस्ट ऑफ देम विल बी कलेक्टेड बाय कलेक्टर, तो उसका मॉडरेट कॉन्सेंट्रेशन होगा। और बेस विल बी लो कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि वरना वही पकड़ के बैठ जाएगा। अगर बेस लो कॉन्सेंट्रेशन नहीं रखेंगे तो बेस तो ऑपोजिट वाला रीजन है, तो वही पकड़ के बैठ जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है तो पी टाइप बेस रहेगा, तो पी टाइप उसको पकड़ लेगा, तो वहां पे डोपिंग बहुत ही कम होगा, कॉन्सेंट्रेशन सबसे कम होगा बेस में। तो सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन किसका, एमिटर का, उसके बाद कम किसका, कलेक्टर का, उससे भी कम, सबसे कम किसका, बेस का। तो दिस इज द पैरामीटर विच वी नीड टू रिमेंबर। अब ये समझ में आया, तो वी हैव टू टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर, एमिटर, बेस एंड कलेक्टर। द कम साइज और मॉडरेट साइज वी विल टेक एज एमिटर। मॉडरेट साइज कौन है, एमिटर। सबसे छोटा साइज कौन है, बीच का, बीच का सबसे छोटा साइज बेस, एंड फाइनल बड़ा साइज कलेक्टर। और एनपीएन ट्रांजिस्टर है, तो एनपीएन के हिसाब से एन साइड में इलेक्ट्रॉन्स है, पी साइड में होल्स है, और एन साइड फिर से अगेन इलेक्ट्रॉन्स है। और अगर पीएनपी ट्रांजिस्टर है, तो पीएनपी ट्रांजिस्टर में पी मतलब होल्स, एन बेस वाला, बीच वाला, तो उसमें क्या होगा, एन मतलब इलेक्ट्रॉन्स, और पी फिर से मतलब होल्स, विच इज फॉर द कलेक्टर। तो ऐसा हम लोग का ये दो तरह का ट्रांजिस्टर है, एनपीएन ट्रांजिस्टर एंड पीएनपी ट्रांजिस्टर। Let us now look at the symbol for transistor. तो पहले हम लोग एनपीएन ट्रांजिस्टर के बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट लेट अस टॉक अबाउट एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर का ऐसा सिंबल हमने बनाया लाइक दिस। देखो एनपीएन में हम लोग का बीच वाला जो है, बीच वाला देखो, एक दो तीन, तीन डंडा बोल सकते हैं हम लोग, 3 डैशेस, एक डैश इधर, एक डैश इधर, एक डैश इधर, तो 3 डैश है हमारे पास। तो 3 डैश में से जिसमें एरो है, तीनों डैश में से देखो 3 डैश है, फिर से मैं यहां अगर बना दूं 1 2 3, 3 डैश, तो जिस डैश में एरो है उसको बोलेंगे एमिटर, जिस डैश में एरो है उसको बोलेंगे एमिटर, क्योंकि एमिटर एमिट करेगा, वो एमिट करना चाह रहा है, तो इसलिए वहां से हम लोग ने एरो बाहर की तरफ दिखा दिया, तो दैट इज एमिटर। ये एरो वाला कौन सा है, एमिटर। अब अगर एरो वाला एमिटर है तो उसका अगला कौन होगा, बेस, क्योंकि बेस तो बीच में होता है, बेस कहां होता है, बीच में, तो एमिटर के बाद ऑफ कोर्स कौन आना चाहिए, बेस। एंड फाइनली अगर एमिटर बेस कंप्लीट हो गया तो तीसरा बचा हुआ कौन होगा, द थर्ड एंड द ओनली वन रिमेनिंग इज द कलेक्टर। तो ये हम लोग का सिंबल बन गया, किसका सिंबल बना, एनपीएन ट्रांजिस्टर का। अब हम लोग कैसे पहचाने कि ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है या पीएनपी ट्रांजिस्टर है, तो फॉर दैट देयर इज अ हिंट, लेट मी शो यू। तो एनपीएन इसको हम लोग याद कैसे करेंगे, सिर्फ ये हिंट है, ऐसा कोई ये साइंटिफिक लॉजिक नहीं बता रहा मैं, सिर्फ याद रखने का तरीका बता रहा है। एनपीएन ट्रांजिस्टर, तो पहला एन है, तो एन से हम लोग याद रखेंगे नॉट, एन से क्या याद रखेंगे, नॉट, ये देखो एन नॉट, एन से क्या याद रखेंगे, नॉट। पी से क्या याद रखेंगे, पॉइंटिंग, पी से क्या याद रखेंगे, पॉइंटिंग। और फाइनली एन क्या है, उससे इनवर्ड्स याद रखेंगे, एनपीएन। देखो यहां पे मैंने लिखा है एनपीएन, नॉट पॉइंटिंग इनवर्ड्स, एनपीएन, नॉट पॉइंटिंग इनवर्ड्स। नॉट पॉइंटिंग इनवर्ड्स, अंदर पॉइंट नहीं कर रहा है, मतलब बाहर की तरफ पॉइंट कर रहा है। सोचो थोड़ा सा, एनपीएन नॉट पॉइंटिंग इनवर्ड्स, अगर हम लोग ने ऐसा याद रखने का तरीका बनाया, एनपीएन नॉट पॉइंटिंग इनवर्ड्स, नॉट पॉइंटिंग इनवर्ड्स कैसे याद आएगा, एनपी और ये आई मत ले लो,
आई के बाद वाला अक्षर ले लो विच इज एन, NPN, नॉट पॉइंटिंग इनवर्ड्स, दैट मीन्स इट इज पॉइंटिंग आउटवर्ड, दैट मीन्स इट इज पॉइंटिंग वेयर, आउटवर्ड। तो एरो कहां पॉइंट करेगा, बाहर की तरफ, तो एरो इज पॉइंटिंग आउटवर्ड। देखो यहां ये रहा, एरो कहां है, बाहर की तरफ। ये किसके लिए, नॉट पॉइंटिंग इनवर्ड्स मतलब पॉइंटिंग आउटवर्ड्स, नॉट पॉइंटिंग इनवर्ड्स मतलब NPN। तो ये NPN ट्रांजिस्टर का सिंबल है, NPN ट्रांजिस्टर विद एरो पॉइंटिंग आउटवर्ड। और जहां एरो है वहां एमिटर है, और एरो अगर बाहर की तरफ है तो NPN है, और अगर उल्टा होगा, एरो अंदर की तरफ है विच इज दिस वन, एरो कहां है, अंदर की तरफ। तो ऑफ कोर्स NPN और PNP दो तरह का ट्रांजिस्टर है हमारे पास, NPN और PNP। तो ऑफ कोर्स सेकंड वन कौन सा होगा, अगर ये नॉट पॉइंटिंग इनवर्ड मतलब पॉइंटिंग आउटवर्ड हो गया विच इज NPN, तो अगला वाला होगा PNP, दिस इज PNP ट्रांजिस्टर विद एरो पॉइंटिंग इनवर्ड्स, एरो इज पॉइंटिंग इनवर्ड्स। तो फिर से जहां एरो है वो एमिटर है, और जहां बीच वाला है वो बेस है, B फॉर बेस, B फॉर बीच वाला। एंड फाइनली जो थर्ड रिमेनिंग टर्मिनल है वो कौन होगा, कलेक्टर। दिस इज द सिंबल ऑफ ट्रांजिस्टर। How to understand whether it is NPN transistor or PNP transistor is it understood? The arrow denotes the emitter. If the arrow is outward, it is NPN transistor. If the arrow is inward in the symbol, then it is PNP transistor. The middle region is the base. And finally, the third remaining terminal is the collector. तो ऐसा हमारा ये ट्रांजिस्टर का क्लासिफिकेशन है और सिंबल है। Now let us start with the working of transistor. अब ट्रांजिस्टर काम कैसे करता है थोड़ा हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। तो देखो हम लोग ने एग्जांपल किसका लिया है, वी आर कंसीडरिंग द NPN ट्रांजिस्टर। एग्जैक्टली उल्टा वर्किंग होगा PNP ट्रांजिस्टर का। जैसा NPN ट्रांजिस्टर का वर्किंग है उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट विल बी द PNP transistor working. So I will explain just the NPN transistor and the parameters and the equations for NPN transistor. But the same equation and parameters will hold true for a PNP transistor as well. जो equation और जो parameter हम लोग ने NPN के लिए निकाला, same will apply for PNP, but the working थोड़ा सा वो current का direction उल्टा हो जाएगा. So let me start with the working of NPN transistor. So what I have made in this diagram is an NPN transistor. I have used the actual diagram of an NPN transistor. हम लोग ने सिंबल नहीं बनाया यहाँ पे क्योंकि ये वर्किंग तुम्हें समझना है, बट सेम ये NPN ट्रांजिस्टर हटा के, ये पूरा हटा के अगर मैं ऐसा भी लगा दूं, ये पूरा जो NPN ट्रांजिस्टर यहां मैंने बनाया है ये पूरा हटा के मैं सिर्फ सिंबल भी लगा दूं तो भी इट विल बी एग्जैक्टली सेम वर्किंग, एग्जैक्टली सेम फंक्शनिंग। चाहे एग्जाम में या टेक्स्ट बुक में या किसी स्टैंडर्ड बुक में तुम यहाँ पे ये ट्रांजिस्टर का डायग्राम ना बना के सिंबल बनाया होता तो भी वर्किंग विल बी एग्जैक्टली सेम इटसेल्फ। सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस थिंक अबाउट द वर्किंग ऑफ द ट्रांजिस्टर। तो हम लोग पहले चाहिए तो ये हटा देते हैं, ये मैंने जो टर्मिनल्स मार्क किया थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं ताकि हम लोग समझने का कोशिश करें कि किस तरह से हम लोग बैटरी लगाएंगे। तो पहले तो देखो NPN ट्रांजिस्टर, NPN ट्रांजिस्टर, तो यहाँ पे who are the majority charge carriers in this region? The majority charge carriers are the electrons, electrons transistor. देखो N साइड में who are the majority charge carriers? Electrons, electrons are the majority charge carriers. अब इलेक्ट्रॉन एमिटर टर्मिनल से एमिट होगा तो कौन उसे लेगा? ऑफ कोर्स कलेक्टर लेगा। तो इलेक्ट्रॉन्स को उड़ के या भाग के या जंप मार के कहां जाना है? फ्रॉम एमिटर टर्मिनल टू कलेक्टर टर्मिनल। तो देखो इलेक्ट्रॉन्स एमिटर से कहां जाना चाह रहे हैं? कलेक्टर से। फॉर दैट वो कहां से पास होंगे? बेस से पास होंगे। इलेक्ट्रॉन्स emitted by the emitter pass through the base on to the collector. Electrons are emitted by the emitter and they pass through the base. बीच में से पास होंगे और कहां जाएंगे? कलेक्टर की तरफ। कलेक्टर collects the majority charge carriers. So let us start with the working. तो देखो अब मुझे ये इलेक्ट्रॉन्स को भगाना है। इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना है? भगाना है। तो इलेक्ट्रॉन्स को यहां से भगा के यहां बेस से जाते हुए कलेक्टर की तरफ भेजना है। तो मैं क्या कर सकता है? वो होने के लिए क्या कर सकता है? तो आई विल अप्लाई अ बैटरी। एक सेल या बैटरी मैंने लगा दिया है जिसका नेगेटिव टर्मिनल मैंने यहां लगाया, नेगेटिव टर्मिनल यहां लगाया और पॉजिटिव टर्मिनल यहां लगाया। इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा क्या होगा? तो थिंक, यहां पे नेगेटिव है और यहां पे पॉजिटिव है। तो दिस नेगेटिव टर्मिनल will
repel the electrons. नेगेटिव टर्मिनल विल रिपेल द इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन रिपेल होंगे, तो रिपेल होंगे तो बेस उस साइड में जाना चाहेंगे, उस साइड में मतलब राइट साइड में जाना चाहेंगे। राइट साइड में बेस है, तो राइट साइड में जाएंगे इलेक्ट्रॉन से, राइट साइड में बेस में जाएंगे। ऊपर से मैंने इस बेस को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, तो दैट मीन्स दिस इलेक्ट्रॉन्स विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द बेस रीजन, दिस इलेक्ट्रॉन्स विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द बेस रीजन। तो हमारा काम हो रहा है, व्हाट इज द वर्क विच वी वांट टू डू, वी वांट द ट्रांजिस्टर टू कंडक्ट, टू सेंड द इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स यहां से रिपेल होकर यहां बेस की तरफ गए। आधा काम हो गया, हम लोग का आधा काम हो गया। ये बैटरी लगाने से हमारा आधा काम हो गया। अब ये बैटरी हमने किस किस के बीच में लगाया, ये बैटरी हमने एमीटर टर्मिनल और बेस टर्मिनल के बीच में लगाया। तो इसीलिए हम लोग इसको बोल सकते हैं VEB, एमीटर और बेस के बीच में ये बैटरी लगाया हुआ है। तो आई कैन कॉल दिस बैटरी एज VEB। बट फिर भी अगर तुम टेक्स्ट बुक में देखोगे, स्टैंडर्ड बुक्स में देखोगे, तो मेनी टाइम्स दे डोंट राइट इट VEB, दे राइट इट BEE, दो बार ई लिख देते हैं। तो ऐसा क्यों? तो इसीलिए क्योंकि ये जो बेस है ये कॉमन है। देखो ये बेस जो है ये कॉमन है, बेस एमीटर से भी कनेक्टेड है, बेस कलेक्टर से भी कनेक्टेड है, तो बेस दोनों से कनेक्टेड है, तो उसको बोलने का जरूरत नहीं है, उसको बोलने का जरूरत नहीं है। बेस एमीटर से भी कनेक्टेड है, कलेक्टर से भी कनेक्टेड है, तो हम लोग को समझ जाएगा कि VEE बोला है, और यहां पे हम लोग VCC बोल देंगे क्योंकि ये कलेक्टर से कनेक्टेड है। तो बेस जो है वो जो कॉमन है उसको हम लोग नहीं लिखते, तो हम लोग VEB किसके लिए यूज करेंगे, VEB सिंबल हम लोग यूज करेंगे टू फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एमीटर टर्मिनल एंड बेस टर्मिनल। अगर हम लोग वोल्ट मीटर लगा देते हैं एमीटर और बेस के बीच में, एमीटर और बेस टर्मिनल के बीच में वोल्ट मीटर लगाएंगे, तो उस वोल्ट मीटर का रीडिंग हमारा क्या होगा, वोल्ट मीटर को रीडिंग को हम लोग बोलेंगे VEB, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एमीटर एंड बेस। सो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड दिस सिंबल VEE। अब ये ऐसा क्यों लगाया समझ में आया? अब ये समझा तो तुम मुझे बताओ, अगर इसको डायोड की तरह माना मैंने, किसको, एमीटर और बेस को, एमीटर रीजन और बेस रीजन को मैं एक डायोड जैसा सोचूं। डायोड में दो ही रीजन होते हैं, तो एमीटर और बेस, N और P दो ही रीजन हो गए। तो ये डायोड जैसा माना जाए, तो इज दिस, ये कलेक्टर भूल जाओ, इज दिस डायोड ऑफ एमीटर एंड बेस और इज दिस डायोड ऑफ N एंड P फॉरवर्ड बायस्ड और रिवर्स बायस्ड? तो देखो दिस इज फॉरवर्ड बायस्ड क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू N टाइप एंड पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू P टाइप। देखो पॉजिटिव P से कनेक्टेड, तो इसीलिए एमीटर बेस का जो जंक्शन है, एमीटर और बेस के बीच में मैंने कैसा बायसिंग किया है, फॉरवर्ड बायस। तो वही मैंने यहां लिखा है, एमीटर बेस जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस। ये हम लोग को याद रख लेना है, एमीटर बेस जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस। तो दिस इज द फर्स्ट रिजल्ट व्हिच वी नीड टू रिमेंबर। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट रीजन, कलेक्टर बेस रीजन। इन दोनों के बीच में बैटरी कैसे लगाएंगे? तो देखो हमारा एम क्या था, व्हाट इज अवर एम? Our aim is to make sure कि electrons from emitter are collected by the collector. Electrons from the emitter are collected by the collector. तो collector, अब देखो electrons तो यहां से emitter से base की तरफ आ चुके हैं। अब electrons को collect करने के लिए ये collector को मुझे positive बनाना पड़ेगा, तो इसीलिए मैंने collector को positive potential दिया। collector को कौन सा potential दिया? Positive, ताकि ये पॉजिटिव टर्मिनल यहां कनेक्ट कर दे तो यहां पॉजिटिव आ जाए और ये इलेक्ट्रॉन्स भाग के यहां आ जाए कलेक्टर की तरफ, एंड कलेक्टर विल बी एबल टू सक्सेसफुली कलेक्ट द इलेक्ट्रॉन्स। सो दैट इज द वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर। वी हैव नेगेटिव टर्मिनल अप्लाइड टू द बेस एंड कलेक्टर को हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। और ये जो VCC नाम दिया है तो समझ में आ रहा है तुम्हें, बिकॉज दिस इज बिटवीन कलेक्टर एंड बेस। बेस तो कॉमन है, इसलिए हम लोग VCB ना बोल के क्या बोल देंगे, VCC। अब देखो दो बैटरी क्यों लगाया, क्योंकि दो बैटरी देंगे तो ज्यादा अट्रैक्शन होगा, दो बैटरी लगाएंगे ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस देंगे तो ज्यादा पॉजिटिव चार्ज यहां रहेगा, ज्यादा पॉजिटिव चार्ज यहां है तो ज्यादा कलेक्टर के पास पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज कलेक्टर के पास ज्यादा होगा तो बहुत अच्छे से इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा, एमिटर के इलेक्ट्रॉन्स को खींच खींच के वो अपनी तरफ लेके आएगा और कलेक्ट कर लेगा। तो दैट इज द ओवरऑल वर्किंग ऑफ ए ट्रांजिस्टर। हेंस वी हैव द VCC, a high voltage battery with positive terminal connected to the collector
in case of an NPN transistor. For PNP transistor it will be the other way round. इक्वेशन सेम आएगा, पैरामीटर सेम आएगा, पर जो हम लोग का फ्लो रहेगा दैट विल बी डिफरेंट. वहां पे इलेक्ट्रॉन्स न फ्लो होके पॉजिटिव चार्जेस और होल्स को फ्लो करने का हम लोग दिमाग में सोचेंगे. एक्चुअली तो वहां भी इलेक्ट्रॉन्स ही फ्लो होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होगा. तो हम लोग तरह सोचेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स यहां फ्लो हो रहा है, मतलब होल्स उल्टे डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है. बट इलेक्ट्रॉन से समझना थोड़ा आसान है. हेंस आई हैव टेकन द एग्जांपल ऑफ एन एनपीएन ट्रांजिस्टर. So this is what is the theory here. And now if I ask you again the same question, if I consider only this section, the base collector section, BC section, base and collector section, तो इसमें पॉजिटिव टर्मिनल को हम लोग ने नेगेटिव से कनेक्ट किया. देखो पी टाइप रीजन, बेस का जो पी टाइप रीजन है वो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, और कलेक्टर का जो एन टाइप रीजन है, कलेक्टर का एन टाइप रीजन है वो पॉजिटिव से कनेक्ट किया. तो इज दिस फॉरवर्ड बायस्ड और रिवर्स बायस्ड? ऑफ कोर्स रिवर्स बायस्ड. देखो पॉजिटिव कनेक्टेड टू एन टाइप, उल्टा हो गया रिवर्स बायसिंग. तो एमिटर बेस्ड जंक्शन हमने देखा था फॉरवर्ड बायसिंग, तो कलेक्टर बेस्ड जंक्शन कैसा होगा? रिवर्स बायसिंग. दैट इज व्हाट आई हैव रिटन हियर एंड पुट अ बॉक्स आल्सो. देखो एमिटर बेस्ड जंक्शन हम लोग क्या करेंगे? फॉरवर्ड बायस, ये तो पहले देखा हमने. कलेक्टर बेस्ड जंक्शन को हम लोग क्या करेंगे? रिवर्स बायस. तो अब ये पूरा सर्किट तो सबको समझ में आ गया रहेगा होपफुली. अब सर्किट समझा तो अब देखो सर्किट समझने के बाद हम लोग करंट कैसे मार्क करते हैं? सिंपल, करंट फ्लोज अवे फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी. तो पॉजिटिव टर्मिनल यहां है, तो इस करंट को मैंने बोल दिया आईसी. आईसी क्यों बोल दिया? क्योंकि ये कलेक्टर की तरफ जा रहा है. ये करंट कहां जा रहा है? कलेक्टर की तरफ. अब आईसी, अब यहां पे सोचो यहां पे करंट कैसा आएगा? करंट फ्लोज अवे फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल, तो पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर. इस करंट को मैंने बोला आईई. आईई क्यों बोल दिया इसको? आईई क्यों बोला? क्योंकि ये एमीटर से बाहर की तरफ आ रहा है. ये एमीटर से बाहर की तरफ आ रहा है, एमीटर टर्मिनल का बैटरी से बाहर की तरफ आ रहा है, तो आईई. अब अगर ये आईई है और ये आईसी है, तो आईबी कहां होगा? आईबी कुछ करंट एमीटर का. देखो सबसे ज्यादा करंट कौन भेज रहा है? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स कौन दे रहा है? एमीटर. तो उसमें से most of the electrons will be collected by the collector. जो भी electrons emitter देगा most of them will be collected by the collector, but few of them will go towards base. Few of them will go towards base. तो IB ऊपर जाएगा. IB कहां होगा? ऊपर. If you see this at this junction, अगर मैं Kirchhoff's current law लगाऊं at this junction, if I apply Kirchhoff's current law, then emitter current IE equals collector current IC plus base current IB. So our equation will become IE equals IB plus IC. वही मैंने यहां लिखा है IE equals IB plus IC. ये इक्वेशन को याद करने का सिंपल सा तरीका, मान लो इतना सारा तुम्हें समझा रहे ना समझा रहे वॉटेवर, तो सिंपल सा तरीका मैं तुम्हें बता देता हूं कैसे याद करना है. तो समझ के तो गया रहेगा, ऑलवेज अंडरस्टैंडिंग इज बेटर, बट स्टिल अ हिंट टू रिमेंबर दिस. तो हिंट क्या है? देखो ई, इंग्लिश में ई कितवा लेटर है? ई इज फिफ्थ लेटर इन इंग्लिश, तो फिफ्थ लेटर इसमें मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे? 5. बी कितवा लेटर है? बी इज द सेकंड लेटर इन इंग्लिश, 2. सी कितवा लेटर है इंग्लिश में? 3. तो 2 + 3 5 होता है कि नहीं? 2 + 3 कितना होता है? 5. तो 5 = 2 + 3, ये तो सबको पता है, ये तो फर्स्ट स्टैंडर्ड का बच्चा भी बता सकता है. 5 = 2 + 3. तो फिफ्थ लेटर कौन है? ई. सेकंड लेटर कौन है? बी. थर्ड लेटर कौन है? सी. तो E = B + C या IE = IB + IC. ऐसे हम लोग याद रख सकते हैं. मान लो तुम पूरा सिलेबस होते होते फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी पढ़ते पढ़ते भूल गए कि एमीटर करंट का इक्वेशन क्या था, तो वी विल रिमेंबर. तो 5 = 2 + 3, ये तो नहीं भूलेगा होपफुली. By the time you finish your 12th standard or 11th standard, you will still remember 5 = 2 + 3, and we will be able to recreate our equation by using this hint. तो ये हम लोग का एक हिंट हो गया. अब दूसरा इक्वेशन जो है वो हम लोग को ये याद रखना है, IC = अल्फा, E = बीटा IB. अब तुम पूछोगे ये इक्वेशन कैसे आया, तो कैसे आया कुछ यूज नहीं है इसका, ये सिर्फ हमें याद रखना है. तो क्या हम फिर भी अगर तुम पूछोगे हाउ डिड वी गेट दिस इक्वेशन, सो लेट मी टेल यू हाउ टू गेट दिस इक्वेशन. वी आर डिफाइनिंग 2 पैरामीटर्स. हम लोग ट्रांजिस्टर में 2 पैरामीटर डिफाइन करेंगे. अब देखो डिफाइन करना है, इसमें कोई लॉजिक नहीं होता है. कोई तो रीजन से हम लोग हर चीज डिफाइन कर लेते हैं, ऐसा नहीं है कि डेफिनेशन का कोई लॉजिक नहीं होता.
तो अकॉर्डिंगली अल्फा, एक ट्रांजिस्टर पैरामीटर अल्फा मुझे अच्छा लगा, मैंने डिफाइन करना चाहा, और मैंने डिफाइन क्या करना चाहा, आईसी अपॉन आईई। ये मेरा पर्सनल व्यू है, ये मैं खुद से डिफाइन कर सकता हूं। तुम बोलोगे आईई अपॉन आईसी क्यों नहीं किया? एक जो साइंटिस्ट लोग हैं उनके अपने मर्जी के ऊपर है क्या डिफाइन करना है, तो आईसी अपॉन आई उनको उस टाइम पे अच्छा लगा। तो आईसी अपॉन आई उन लोगों ने बोला, साइंटिस्ट लोगों ने, इट इज द पैरामीटर अल्फा फॉर अ ट्रांजिस्टर। Then they define another parameter beta is equal to IC upon IB, IC upon IB। तो IC upon IB क्या है? बीटा पैरामीटर फॉर अ ट्रांजिस्टर। और हर एक डेफिनेशन बनाने का एक पर्टिकुलर रीजन होता है, कुछ ना कुछ सोच के ही डेफिनेशन बनाते हैं, तो कुछ ना कुछ सोच के उन्होंने बनाया होगा। तो क्या सोच के बनाया होगा हम लोग कोशिश करते हैं समझने का। तो देखो गेन, गेन मतलब क्या है? इंग्लिश में गेन का मतलब होता है फायदा। फायदा हम लोग बिजनेस में फायदा सोच सकते हैं, पढ़ाई में फायदा सोच सकते हैं। तो जैसे सोचो मैंने 10,000 रुपया लगाया और उसमें मुझे 10 लाख रुपया मिला। शेयर बाजार में मैंने 10,000 रुपया लगाया और उससे मुझे 10 लाख रुपया मिला, क्या 1 लाख रुपया मिला, जो भी मिला। तो गेन क्या होगा? आउटपुट अपॉन इनपुट। गेन क्या होता है? आउटपुट अपॉन इनपुट। तुमने लगाया इनपुट 10,000 रुपया और आउटपुट तुम्हें मिला 10 लाख रुपया, तो गेन कितना हो गया? तो वट एवर 10 लाख अपॉन 10,000 दैट विल गिव यू गेन। मान लो 100 टाइम्स आता है तो 100 गुना फायदा हो गया। तो गेन हमारा क्या है? गेन कितना है? कितना फायदा मिलेगा मुझे फायदा मिला या मिलेगा 100 गुना। तो गेन पैरामीटर हमारे लिए काम आ सकता है। तो वैसे ही देखो हमारा इनपुट कौन है? यहाँ पे इनपुट कौन है? ये साइड, लेफ्ट साइड इनपुट है, और आउटपुट कौन है? राइट साइड आउटपुट है, कलेक्टर साइड। तो एक तरह से हम लोग बेस को क्या मान लिया? इनपुट, और कलेक्टर को क्या मान लिया? आउटपुट। तो आईसी अपॉन आईबी विल बी कॉल्ड एज गेन। आउटपुट आईसी क्या है? कलेक्टर साइड, आउटपुट साइड, और आईबी क्या है? बेस साइड मतलब इनपुट साइड। तो इनपुट साइड, आउटपुट अपॉन इनपुट, इसको हम लोग ने गेन बोल दिया। इधर पैसे का गेन नहीं है, यहां करंट का गेन है, इसलिए इसका नाम क्या दे दिया? करंट गेन। तुम्हें अगर और कुछ डिफाइन करना होता, तुम अपना लॉजिक लगा के जो भी डिफाइन करना चाहो। तुम्हें गेन अच्छा नहीं लगा, तुमने लॉस सोचा, लॉस पैरामीटर डिफाइन किया, तो कोई तुम्हें रोक नहीं सकता है। पर साइंटिस्ट लोग ने उस टाइम पे वो सोच के बनाया। तो दैंस वी विल गो विद देयर रीजनिंग एंड वी विल नॉट आर्ग्यू अबाउट इट। वी विल हैव दिस पैरामीटर बीटा एज आईसी अपॉन आईबी। मुद्दे का बात सिर्फ ये है कि जो पैरामीटर डिफाइन किया गया है उसको रट लो। वॉट एवर लॉजिक दे हैव गिवन एट दैट टाइम माइट बी गुड और बैड, and many a times we find that the logic given at that time was not good as well, but whatever, we will remember this equation IC is equal to alpha I is equal to beta IB। तो ये हमारा इक्वेशन हम लोग को याद रखना है। अब इस फॉर्मेट में क्यों याद रखा मैंने? जैसा साइंटिस्ट लोगों ने डिफाइन किया हम लोग ने वैसे क्यों नहीं याद रखा?